हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है आवर चेंजिंग अर्थ। ये जो चैप्टर है क्लास 7th में ज्योग्राफी का चैप्टर 3rd है। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। द चैप्टर इज़ अवर चेंजिंग अर्थ। ये जो चैप्टर है हमारी अर्थ कैसे जो है चेंज होती है, मतलब अर्थ का जो आउटर है वो कैसे चेंज होता रहता है और अर्थ का जो इंटीरियर है वो भी कैसे चेंज होता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। जो हमारा लिथोस्फेयर होता है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में टूटा हुआ होता है, जिसको कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फेयर होता है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में टूटा हुआ होता है, जिनको कि लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली। तो आप इस चीज़ को जान के काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे कि ये जो प्लेट्स हैं वो स्लोली मतलब धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। एक साल में बिल्कुल हल्का सा जो है मिलीमीटर ये सरकती हैं या खिसकती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो मूवमेंट होती है ये अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ का जो मेंटल होता है उसमें मोल्टन मैग्मा होता है, उसकी वजह से ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर मूव करता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन में वो जो है मूव करता रहता है, और इसकी वजह से ही हमारी जो प्लेट है वो भी मूव करती है। तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी से ये क्लियर भी हो जाएगा कि मैग्मा कैसे मूव करता है। देखो, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पेल्ट एंड पुल इट इन अ बेकर। एक जो है छोटा सा पेपर लो और उसको बेकर में डुबो दो। हाफ फिल्ड विद वाटर, जो बेकर है उसमें हाफ पानी, उसको जो है हाफ पानी से भर दो। प्लेस द बेकर ऑन अ ट्रीपोड स्टैंड। ट्रीपोड मतलब जो कि रखने का जो स्टैंड होता है उस पर उसको रख दो। एंड हीट इट, और नीचे से उस पर हीट लगा दो। एज द वाटर वार्म अप, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पेल्ट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग। तो पेपर पेल्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर, पानी की जो गर्म लेयर्स हैं उनके साथ ऊपर आएगा। एंड देन सिंक बैक, और फिर से डूब जाएगा। अलोंग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर, पानी की जो ठंडी लेयर है उसकी वजह से। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सिमिलर मैनर। तो इनसाइड अर्थ का जो अंदर होता है मैग्मा, वो भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है। ठीक है, देखो, ये चैप्टर जो है समझने से पहले मैं आपको थोड़ा प्लेट्स के बारे में बता देती हूँ कि वो कैसे मूव करती हैं, कैसे होती हैं। तो देखो, ये जो है अर्थ की अलग अलग सिचुएशन दिखा रखी हैं कि कैसे अर्थ की जो है शेप थी अलग अलग टाइम पे। अगर आप ये जो है पिक्चर को देख पा रहे होगे, तो ये जो पिक्चर है सॉरी, इस पिक्चर में क्या है, पूरा का पूरा जो लैंड पार्ट था वो एक साथ जुड़ा हुआ था, और जो वाटर बॉडी थी वो एक थी। मतलब हमारी अर्थ पे सिर्फ दो ही हिस्से थे, एक लैंड का और एक पानी का। तो जो लैंड का हिस्सा था उसको पेंजिया बोला जाता था। ठीक है, फिर ये जो पेंजिया है इसके दो डिवीजन हो गए, एक ल्यूरेशिया बन गया, एक गोंडवाना लैंड बन गया। एक ल्यूरेशिया और एक गोंडवाना, दो हिस्से इसके हो गए। ये जो है ये 150 मिलियन एगो की बात है। ठीक है, ये जो है 150 मिलियन एगो, सॉरी, ये 250 मिलियन एगो की बात है, और ये 150 मिलियन एगो की बात है। मतलब 150 साल पहले हमारी अर्थ कैसी थी। फिर ये जो है 100 ऑफ मिलियन एगो की बात है कि जो हमारी अर्थ है उसके और भी ज़्यादा पार्टीशन होते चले गए। जो गोंडवाना लैंड है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन चीज़ों में डिवाइड हो गया। और जो ये यूरेशिया है ये नॉर्थ अफ्रीका, यूरेशिया, इन चीज़ों में डिवाइड हो गया। ठीक है, थोड़ा और टाइम जैसे जैसे मूव करता गया, तो आज प्रेजेंट में ये प्लेटें मूव करती करती, आज का तो आप सिचुएशन देख ही सकते हो कि ये सातों की सातों प्लेटें बन चुकी हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट में कॉन्टिनेंट है। और यहाँ देखो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में जो है हमारा इंडिया, आपको पता ही है, एशिया का जो है पार्ट बन चुका है। सो नाउ बैक टू द चैप्टर। ये जो सॉलिड प्लेट होती हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है कि सबसे पहले सिर्फ एक थी, फिर दो हो गई, फिर जो है पार्टीशन इनका होता गया, अभी प्रेजेंट में 7 हो चुके हैं। मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंट है यही लिथोस्फेरिक प्लेट है, और यही धीरे 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 मूव करती रहती हैं, और इतना जो है स्लोली मूव करती हैं कि उस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर पाते। द मूवमेंट ऑफ दिस द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट causes चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मूवमेंट होती है प्लेट्स की, इसी की वजह से जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर चेंजेस आते हैं। मतलब कहीं पे प्लेन जोन है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ये जो चीज़ें हैं, कहीं पे माउंटेन है, ये सब चीज़ें प्लेट की वजह से ही होती हैं।
द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस, जो अर्थ की जो मूवमेंट होती हैं वो डिवाइड की गई हैं फोर्सेस के बेस पे, ठीक है। और ये जो फोर्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक इंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। तो इंडोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के अंदर होती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस। तो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस यूज होती हैं या काम करती हैं वो सारी की सारी इंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं। और वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर काम करती हैं, दैट वर्क ऑन द सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, आपके एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं और एक्सोजेनिक, नाम से ही क्लियर, एंडो मतलब अंदर वाली और एक्सो मतलब बाहर वाली। आगे देखो, अर्थ मूवमेंट जो है दे भी रखी हैं यहाँ पे, डायग्राम से बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। अर्थ मूवमेंट दे रखी हैं कैसी कैसी होती हैं, एक इंडोजेनिक होती हैं और एक एक्सोजेनिक होती है। इंडोजेनिक एक सडन होती है, मतलब जो एकदम से ही हो जाती है, जैसे अर्थ को एक भूकंप आ गया, वोल्केनो ज्वालामुखी फट गया, लैंडस्लाइड मतलब पूरी की पूरी लैंड की जो ऊपर की परत है वो हट जाती है, ठीक है, बिल्डिंग माउंटेन। और एक डिजास्ट्रोफिक प्रोसेस होती है जैसे माउंटेन का बनना, होरिजोनल एंड डिपोजिशनल। तो ये जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, मतलब जो बाहर की होती हैं। इरोजनल मतलब कि इरोजन होता जा रहा है, उस वो चीज़ कटती जा रही है कटती जा रही है। और डिपोजिशनल मतलब वो चीज़ जो है डिपॉजिट होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है और तब कुछ बन रहा है। तो इसकी वजह से ये जो है कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो रिवर बनती है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो काम करती हैं इसमें जो फोर्सेस। तो सबसे पहले अगर देखें तो सरफेस पे क्या क्या काम करता है, अर्थ रिवर काम करता है। रिवर क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को काटता हुआ लेके जाता है, पत्थर हैं तो उनको काटता हुआ लेके जाता है। विंड क्या करती है, रेत को अपने साथ उड़ाती है और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है कट करती हुई चली जाती है। सी वेव्स हैं, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं और साथ में कुछ लेके चले भी जाते हैं बीचीज से। और ग्लेशियर जो कि बर्फ की नदी है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पुट हो जाता है दैट व्हाट इज ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है। तो ग्लेशियर इज द रिवर ऑफ आइस, सिंपली यू कैन से रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ की नदियाँ होती हैं। इनके डिपॉजिट से भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं और इनका जो है इरोजन भी होता है, वो जो आगे चैप्टर में हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जो इंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं वो एकदम से ही मूवमेंट उनकी होती है, ठीक है। एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कई बार स्लो मूवमेंट भी होती हैं। जो सडन मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी है, जैसे अर्थक्वेक की भूकंप एकदम से ही आ जाता है, ऐसा नहीं कि आया 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 और फिर एकदम से तेज होगा, ऐसा नहीं होता। भूकंप क्या होता है, एकदम से ही तेज आ जाता है। वोल्केनो भी एकदम से ही फटता है, तो ये क्या है, सडन मूवमेंट है। क्योजिस मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन मतलब इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विनाश हो जाता है, काफ़ी चीज़ें जो है तोड़ फोड़ हो जाती हैं, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है अर्थ के सरफेस पे। नेक्स्ट देखो, अब वोल्केनो, वोल्केनो इज अ वेंट या ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें जो है एक ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ पे नीचे दिखा भी रखा है कि ये जो है अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है छेद है ऊपर की तरफ आता है, तो क्या है ये देखो, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है, ठीक है। क्रस्ट में कोई छेद है जहाँ से मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और बाहर निकलता है, ठीक है। जहाँ से बाहर निकलता है वही वोल्केनो है, उसी को वोल्केनो इरप्शन बोला जाता है। और इस ये जो है क्रेटर होता है ऊपर जो बनता है। और वेंट मतलब जहाँ से निकलता है, ये छोटे छोटे जो धीरे धीरे लावा निकलता रहता है। गैसेज एंड एसिड जब वोल्केनो फटता है तब उसमें से निकलता है। तो ये देख लो, अब वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो वोल्केनो वो चीज़ होती है, वो ओपनिंग होती है जिसकी वजह से जो अर्थ है उसमें कोई छेद होता है जहाँ से पिघला हुआ मैग्मा, राख और कुछ चीज़ें जो है बाहर आ जाती हैं अर्थ की, है ना। देखो ये यहाँ से क्लियर भी हो रहा होगा, मेंटल है ये पूरी की पूरी, ठीक है। ये पूरी मेंटल दे भी रखी है, ये उसके बाद क्रस्ट में ये छेद है जिसकी वजह से मेल्टन का लावा जो है बाहर निकल रहा है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव, ऐसे ही जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट हो जाता है। अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट हो जाता है, मतलब जैसे भूकंप आता है तब भी जमीन हिलती है, वोल्केनो आता है तब भी हिलता है। तो वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, जो वाइब्रेशन होती है वो अर्थ के चारों ओर ट्रेवल करती है, मतलब पूरी अर्थ पे ट्रेवल करती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, ठीक है, उसी को भूकंप कहा जाता है। मतलब अर्थ के अंदर या जो लिथोस्फेरिक प्लेट है जब वो मूव करती हैं तो क्या होता है, एकदम से मूवमेंट होती है या वाइब्रेशन होती है हमारी पूरी अर्थ पे, जिसको कि अर्थक्वेक कहा जाता है। प्लेट जो होती हैं, देखो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेट क्या होती है, दो तीन तरीके से ये जो है मूव करती हैं। यहाँ पे देखो,
प्लेट जो होती हैं, दो अगर प्लेट हैं या तो वो आमने सामने ऐसे आएंगी, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, जिसकी वजह से टकरा के कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा, ठीक है। या तो फिर वो एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ से टूट के वो डिप्रेशन बन जाएगा, मतलब गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। या फिर वो एक दूसरे से ऐसे क्रॉस कर जाएंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ऐसे जो है प्लेट मूव करती हैं। नाउ बैक टू द चैप्टर। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, पे पूरी पे जो वाइब्रेशन हो जाती है जिसको अर्थक्वेक कहा जाता है। द प्लेस इन द सेंटर वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। तो जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको फोकस कहा जाता है। सेम अर्थ के ऊपर देखो, जैसे ये जो है हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नीचे यहाँ कहीं भूकंप शुरू हुआ तो इसको बोला जाएगा फोकस, ठीक है। इसके ठीक ऊपर जहाँ पे भूकंप आया अर्थ पे सबसे पहली बार, ठीक फोकस के ऊपर ये होता है एपिसेंटर, ठीक है, ये होता है एपिसेंटर। फिर भूकंप से जो है ऐसे ऐसे पूरी जो है अर्थ हिलती है, तो ये जो हिलती हैं जो वेव्स होती हैं इनको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल टूवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तो एपिसेंटर से जितनी भी जो है वेव्स निकलती हैं, धाराएं निकलती हैं, उनको वेव्स बोल सकते हैं या सेस्मिक वेव्स बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। तो ज़्यादा विनाश कहाँ पे होता है या ज़्यादा तोड़ फोड़ जो है वो कहाँ पे होती है, एपिसेंटर के पास में। ये देखो डायग्राम में भी जो है ये चीज़ें शो कर रखी हैं कि ये हमारी अर्थ के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे भूकंप शुरू होता है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर एपिसेंटर होता है और ये जो लहरें चलती हुई दिखाई देती हैं ये क्या है, सेस्मिक वेव्स हैं, ठीक है। सभी डायरेक्शन में ये जो है जाती हैं। ये प्लेट बाउंड्री दिखा रखी है कि अगर प्लेट टकराती हैं तो कहाँ पे भूकंप आता है। और हाँ, ये भी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो ज़्यादा डैमेज होता है वो एपिसेंटर के पास में होता है। जहाँ पे एपिसेंटर होगा उसके आसपास वाले एरिया में, मतलब जहाँ पे भूकंप आया है, जहाँ से भूकंप जनरेट हुआ है नीचे से, उसके ऊपर जो एरिया है, ठीक उसके आसपास ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होती है, ज़्यादा जो है लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, ज़्यादा जो है डैमेज हो जाता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और इस सेंटर से जब हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, जो अर्थक्वेक है वो थोड़ा कम हल्का होना शुरू हो जाता है, मतलब जितनी दूर जाएंगे उतना भूकंप हल्का हो जाएगा और एपी सेंटर पे भूकंप जो है ज़्यादा तेज होता है। आगे देखो, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। अर्थक्वेक को जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब हम पहले ही नहीं बता सकते कि भूकंप आने वाला है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर जो हमें हल्का सा आइडिया अगर हमें हो जाता है भूकंप का तो हम पहले ही प्रिपेयर हो सकते हैं और जो है डिस्ट्रॉय होने वाला है, जो डैमेज होने वाला है, उसको कम किया जा सकता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड। कुछ ऐसे मेथड होते हैं, हम वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। लोकली बाय पीपल, जो लोकल लोग हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये देखा गया है। जैसे स्टडिंग एनिमल, एनिमल का जो बिहेवियर है, ठीक है, एनिमल का बिहेवियर उस टाइम पे चेंज हो जाता है, तो एनिमल का जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है कि एनिमल कैसे एकदम से उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। फिश इन द पोंड गेट एगिटेटेड। जो फिश है पोंड में वो काफ़ी मचलना शुरू कर देती हैं। स्नेक कम टू द सरफेस। स्नेक भी जो है सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं अपने बिल से, होल से। ये कुछ अर्थक्वेक प्रिपरेशन दे रखी है कि अगर भूकंप आता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए, कोई भी काउंटर हो गया, टेबल, डेस्क, ऐसी जगह पे जो है उसके नीचे बैठ जाना चाहिए। और स्टे अवे फ्रॉम, किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जहाँ पे आग लगी हो या आग वाला एरिया हो, जैसे किचन वगैरह हो गया, ठीक है। चिमनी के पास नहीं होना चाहिए, विंडो के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि विंडो में ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है जो कि टूट के लग सकता है। ऐसा कोई मिरर के पास नहीं होना चाहिए, कोई किसी पिक्चर में कोई फ्रेम यूज़ हुआ है तो वहाँ पे नहीं हमें जो है खड़ा होना चाहिए और हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। भूकंप आता है तो डरना नहीं चाहिए, इवन जो अवेयरनेस है वो फैलानी चाहिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज मेंबर में, और जितना भी डिजास्टर होता है उसको फेस करना चाहिए। आगे देखो, मेजर लैंडफॉर्म। कौन कौन सी लैंडफॉर्म होती हैं या कैसे कैसे वो बनती हैं। मेजर लैंडफॉर्म तो वही है कि कौन कौन सी मेन जो है अर्थ पे लैंडफॉर्म पाई जाती हैं, जैसे माउंटेन पाए जाते हैं, रिवर पाई जाती है, तो ऐसे क्या क्या पाया जाता है। तो देखो,
द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेस। तो जो लैंडस्केप है वो हमेशा वोन होती रहती है दो प्रोसेस की वजह से, एक वेदरिंग और एक इरोजन। ये दोनों ही बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरलेट भी करती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना। इरोजन जो होता है वो क्या है, वेदरिंग अवे द लैंडस्केप, मतलब एक काफ़ी लंबा चौड़ा या काफ़ी बड़ा जो है एक चीज़ को बहा ले जाना या ख़राब कर देना, वो इरोजन होता है। और वेदरिंग वो होता है कि रॉक जब थोड़ी थोड़ी टूटती रहती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम जो है सिर्फ कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ जो है यहाँ से कट चुकी है या इस चीज़ का यहाँ से इरोजन हो चुका है, तो वो वेदरिंग होती है जो हल्की हल्की होती रहती है। देखो, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। रॉक का टूट टूट के अर्थ सरफेस पे आना वेदरिंग होता है। और इरोजन इज द वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। और इरोजन क्या होता है, अलग अलग एजेंट। एजेंट कौन, हवा, पानी, ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं, एक काफ़ी बड़े जो है लैंडस्केप को अपने साथ ले जाती हैं। आइस हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये चीज़ें अपने साथ ले जाती है, मतलब उस चीज़ को हटा देती है। जैसे पूरी की पूरी लैंड खराब कर दें, ऊपर से परत उसकी जो है हटा दी जाए इनकी वजह से, तो वो इरोजन होता है। सिंपली यू कैन से जो वेदर होता है वो एक स्मॉल स्केल पे होता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होता है, और इरोजन काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी जो है ज़्यादा होता है। द इरोड मटेरियल इज कैराइड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। तो इरोडेड मतलब कि जो कटा हुआ या जो बहाया हुआ मटेरियल है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाटर, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब ये लोग बहा के ले जाते हैं, जैसे रेत उड़ा के ले जा रही है हवा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेत उड़ा के ले जाती है, या पानी है अपने साथ जो कुछ बहा के लेके आ रहा है, वो चीज़ें। एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, और कहीं ना कहीं जाके उस चीज़ को डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब उस चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं कहीं ना कहीं जाके। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिट, तो ये इरोजन और डिपॉजिट क्या करते हैं, क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो है अलग अलग लैंडफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑफ रिवर। रिवर क्या क्या करती हैं, देखो सिंपली जो है ये माउंटेन है, ठीक है, ऊपर कहीं से जब आइस मेल्ट होती है तो रिवर गिरना स्टार्ट होती है। तो रिवर क्या करेगी, यहाँ कहीं आके इस रॉक से टकराएगी और फिर ऐसे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, वाटरफॉल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर जो है रिवर नीचे की तरफ आती है, उसके बाद क्या है, ये ऐसे फ्लो करना शुरू करती है, ठीक है। फ्लो करती है, पहले तो क्या है, थोड़ा ऐसे होती है, जब बाढ़ आ जाती है या फ्लड आ जाता है तो ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ऐसे पूरा का पूरा जो है काफ़ी इसका एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ा हुआ एरिया है इसको फ्लडेड प्लेन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो नदी के जो किनारे होते हैं, ये जो किनारे होते हैं नदी के, इनको मियांडर्स कहा जाता है। आगे देख लो, बुक में जो है सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं। देखो, द रनिंग वाटर इन द रिवर, सॉरी, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। लैंडस्केप को इरोड करता है, मतलब पानी अपने साथ काफ़ी कुछ बहा के लेके आता है। व्हेन द रिवर ट्रम्बल एट स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टेप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। तो देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जब एक काफ़ी ऊंचाई से एक लैंडफॉर्म से जब पानी नीचे की तरफ आता है तो एक वाटरफॉल क्रिएट वहाँ पे हो जाता है। एज द रिवर एंटर द प्लेन, जैसे ही प्लेन एरिया में आती है रिवर, इट ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्म लार्ज बैंड नोन एज द मियांडर्स। तो ये काफ़ी जो है बैंड बनाना शुरू कर देती है, ये यहाँ पिक्चर में दिखा भी रखे हैं, ये जो बैंड हैं, ये जो बैंड होते हैं इनको मियांडर कहा जाता है। डू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन, कॉन्टिन्यूसली जो इरोजन होता रहता है, डिपोजिट तो होता रहता है साइड ऑफ द मियांडर्स, द एंड ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजेस्ट। तो ज़्यादा जो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये जो मियांडर होते हैं ये काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जो मियांडर होते हैं वो काफ़ी क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फ्रॉम अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कोल्ड एंड ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक भी बताया गया है, ये देखो ये पिक्चर में ऑक्सबो लेक बना भी है। अगर सिंपली बोला जाए तो देखो, अगर जो रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, पानी के बहाव होने की वजह से ये काफ़ी ब्रॉड भी हो जाएगी, ऐसे काफ़ी ब्रॉड भी हो जाएगी। फिर जब फ्लड चली जाएगी या इसका जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा पानी, ये फिर से अपनी शेप में आएगी ऐसे, ठीक है, फिर से अपनी शेप में आ जाएगी। अपनी शेप में आने के बाद ये जो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है इसको ही ओक्सबो लेक कहा जाता है। मतलब यहाँ पे तो मिट्टी वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे एक अलग कोने में पानी रह जाएगा और रिवर अपना जो है फिर से वही साइज ले लेती है जिसको कि ओक्सबो लेक कहा जाता है। ये आप यहाँ पे भी सिंपली देख सकते हो कि रिवर पहले ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, फिर पानी यहाँ तक आया और फिर पानी कम हो गया, तो इस एरिया में क्या हुआ, बीच में कुछ डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे पानी ठहर गया और जिसको कि ओक्सबो लेक कहा जाता है।
नेक्स्ट देखो, एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। कई बार जब बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये रिवर जो है इतने जो है एरिया में फैलना शुरू हो जाती है, इतने एरियाज में। तो ये जो एरिया है कि जो रिवर है बाकी बाद में अपनी शेप में आती है, तो जो बड़ा हुआ एरिया होता है, बड़े हुए एरिया को फ्लडेड प्लेन कहा जाता है। द राइज्ड बैंक आर कोल्ड लेवीज, और जो बड़े हुए किनारे होते हैं जो काफ़ी बढ़ जाते हैं इसे बाद में, उनको लेवीज कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोच द सी, जैसे ही वो सी के पास जाती है, समुद्र के पास जाती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, पानी की जो स्पीड है वो बिल्कुल कम हो जाती है। एंड द रिवर बीइंग टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम उसमें जो है बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये रिवर आई, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा सी है, तो क्या होगा, यहाँ पे आके इसकी स्पीड कम हो जाती है, और ये जो आपको दिख रही हैं ये इसकी स्ट्रीम जो है अलग अलग बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी मटेरियल वो लेके आए वो बीच में यहाँ डिपॉजिट होता चला जाता है, और पानी जो है बीच बीच में से निकलना शुरू कर देता है। द रिवर बिकम सो स्लो दैट, रिवर जो काफ़ी स्लो हो जाती है, डिपोजिट इट्स लोड, क्योंकि ये जितना भी डिपॉजिट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब अपने साथ जो वो मिट्टी लेके आई है वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है यहाँ पे हो गई है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म आ डेल्टा, तो ये जितना भी कलेक्शन यहाँ पे बनता है, ये जो कलेक्शन बनता है इसी को डेल्टा बोला जाता है। अब देखो सी वेव्स क्या क्या करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, तो इरोजन और डिपोजिशन ऑफ सी वेव, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो इरोजन भी करती हैं और डिपोजिशन भी करती हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों को बहा के ले भी जाती हैं और कुछ को छोड़ के भी जाती हैं। सी वेव कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, हमेशा जो है रोक को स्ट्राइक करती है, हिट करती रहती है, बार बार उस पर हिट करती है, ठीक है। जैसे ये कोई रोक है, ठीक है, ये सी वेव यहाँ पे बार बार हिट करती हैं, बार बार हिट करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो जो है वहाँ से थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट कर देती है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। ये फर्स्ट जो सिचुएशन होगी, ये क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। क्रैक के बाद जो है क्रैक डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर, जैसे जैसे वो फिर से जो है हीट करती रहेगी तो टाइम के साथ ये क्या है, ये और लार्ज होते चले जाएंगे, और होलो लाइक जो है एक केव बन जाएगी। ये देखो ये एक केव बनना शुरू हो जाएगी वहाँ पे, जिसको कि सी केव कहा जाता है, मतलब कि एक गुफा की तरह वो बनना शुरू हो जाती है पानी के बार बार वहाँ पे हिट करने की वजह से। एज दिस कैविटी बिकम बिगर, जैसे जैसे ये जो कैविटी है या ये जो है टूटा हुआ जो एरिया है, ये जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हो जाएगा, बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, तो ऐसा होगा कि सब कुछ टूट जाएगा और सिर्फ जो है रूफ बचेगी। ये देखो यहाँ पे सिर्फ रूफ दिखाई दे रही है, जिसको कि सी आर्चिस कहा जाता है। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट, और लास्ट में क्या होगा कि रूफ भी जो है टूट जाएंगी और सिर्फ वॉल जो है साइड की जो वॉल है वो रह जाएंगी। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक, जिनको कि स्टैक कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सब कुछ टूट चुका है, ना रूफ है ना कुछ भी है, तो वो सिर्फ स्टैक वहाँ पे रह गई हैं। द स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबाउट द वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, तो सी क्लिफ क्या होता है, जो बिल्कुल सीधा सीधा पानी में रॉकी स्टिप जो खड़ी हुई होती है उसको बोला जाता है वर्टिकली। द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस, बीच कैसे बनती हैं, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, छोटे छोटे कण लेके आती हैं, जो कि किनारों पे जमते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीच बन जाती हैं। नेक्स्ट देखो वर्क ऑफ आइस, तो ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्लेशियर क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस, विच टू इरोड द लैंडस्केप, जो कि लैंडस्केप को इरोड करते हैं, मतलब काटते हैं। बाय बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो, ग्लेशियर कार्व आउट डीप होलो, और ग्लेशियर साथ में क्या करते हैं, डीप जो होलो है उनको भी कार आउट करते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, जैसे जैसे जो आइस वो पिघलना शुरू होती है तो वो पानी में भर जाती है या चेंज हो जाती है या पानी में भर जाती है, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक, और एक लेक जो है बन जाती है। मतलब क्या करते हैं ग्लेशियर, एक जो लैंड है, ठीक है, उसमें होल होल टाइप जो है करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे जो है आइस जम जाती है। आइस जब थोड़े टाइम के बाद पिघलती है तो वो पानी में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और काफ़ी सुंदर जो है वो वहाँ पे लेक बन जाती है। इन द माउंटेन द मटेरियल केयर्ड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल, तो छोटी छोटी जो है रॉक बन जाती हैं ग्लेशियर में भी। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये रहा छोटी छोटी जो है रॉक बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी जो है रॉक बनी हुई हैं,
मटेरियल कैरी बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिट, जहाँ पे जो है चीज़ें डिपॉजिट होती रहती हैं और इन्हीं को ग्लेशियर मोरेन कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो ग्लेशियर है वो डिपॉजिट करके कौन सी लैंड फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लेशियर मोरेन बनाते हैं, या ग्लेशियर के डिपॉजिट से क्या बनता है, ग्लेशियर मोरेन बनता है। आगे देखो, वर्क ऑफ विंड, हवा क्या क्या करती है या हवा की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। हैव यू एवर विजिट अ डेजर्ट, तुम कभी डेजर्ट में गए हो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड, तो रेत की जो है कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश करो। एंड एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, और एजेंट वही कि इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द डेजर्ट इन द इज विंड, और आपने जो है ये एक्टिव एजेंट जो है आपने देखा होगा। एक्टिव एजेंट मतलब कि जो हमेशा वर्क करता रहता है, कभी इरोज कर रहा है, कभी डिपॉजिट कर रहा है, मतलब कभी अपने साथ उड़ा के ले जा रही है, कभी जाके एक जगह पे उसको इकट्ठा कर रही है। डेजर्ट में वो हवा होती है जो कि रेत को उड़ाती रहती है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम, तो डेजर्ट में जो रॉक होती हैं वो मशरूम की शेप में होती हैं, जिनको कि मशरूम रॉक कहा जाता है। तो मशरूम क्या होती हैं, इन डेजर्ट यू कैन सी rock, in desert you can see rock in the shape of a mushroom commonly called as the mushroom rock. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part, मतलब अगर कोई जैसे रोक है, ठीक है, तो वो नीचे वाले हिस्से को ज़्यादा इरोज करती है, हालांकि ऊपर वाले को कम करती है। Therefore such rock have narrow base, इस वजह से क्या होता है कि बेस तो कम हो जाता है, मान लो कि ये बेस है, ठीक है, और ऊपर थोड़ा ज़्यादा जो है रोक हो जाती है। एंड विंटर टॉप एंड वाइडर टॉप, टॉप जो है काफ़ी चौड़ा हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और क्या करते हैं, जो विंड होती हैं, हवाएं अपने साथ जो है रेत को उड़ा ले जाती है और कहीं और जाके डिपॉजिट कर देती हैं। जब वो बहना बंद करती हैं, जब वो बहना बंद कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, सैंड फॉल एंड गेट डिपॉजिट इन अ लो हिल, और रेत वहाँ जाके गिर जाता है, जो कि ज़मीन थोड़ी नीचे होती है, लो हिल होती है लाइक स्ट्रक्चर, और उसको सैंड ड्यून कहा जाता है, मतलब रेत के टीले वहाँ पे बन जाते हैं। उसको जहाँ पे भी जाके रेत इकट्ठा होता है उसको सैंड ड्यून कहा जाता है, रेत के टीले कहा जाता है। व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, जब रेत के जो कण है वो काफ़ी फाइन होते हैं और हल्के होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं, तो विंड उनको ईजिली अपने साथ एक लंबे डिस्टेंस तक, काफ़ी दूर तक जो उड़ा ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन अ लार्ज एरिया, जब ऐसे कण, ठीक है, या ऐसा रेत एक काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको लाओस कहा जाता है। लाओस वैसे तो रेत के मैदान होते हैं, ठीक है, तो रेत के मैदान वही है, सिंपली नाम से ही क्लियर है। लाओस क्या होता है कि एक काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में जो रेत है वो डिपॉजिट हो जाता है। लार्ज डिपोजिशन ऑफ लाओस इज़ फाउंड इन चाइना, तो लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डिपॉजिट है ये सैंड का, वो या लाओस आप बोल सकते हो, वो चाइना में पाया जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट, चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।